बहुत दिनों से मेरे मन में एक सवाल आ रहा था एंड आई एम श्योर आप लोग के भी मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर कब लागू होगा इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या अब लोकसभा के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस जो हैं वो साइमल्टेनियस होंगे? हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द स्पून फीड सीरीज ऑफ श्री राम सायस। मेरा नाम प्रज्ञा है और आज हम डिस्कस करेंगे 23वें लॉ कमीशन का गठन जो रिसेंटली हुआ है, जिसके सामने भी यही सब सवाल है जो मेरे और आपके मन में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में फिर से रिआइटरेट किया है कि हाँ, अब ऐसे लॉज होने चाहिए जो कंफर्म करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को। उन्होंने फिर से पुश किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड को और साइमल्टेनियस इलेक्शंस को। तो आज के डिस्कशन में हम लोग सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि न्यूज़ क्या है, फिर देखेंगे कि लॉ कमीशन एज अ बॉडी क्या है, 23वां लॉ कमीशन क्या है, क्या समझते हैं हम लोग एक लॉ कमीशन से। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे अपना प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर टुडे। तो न्यूज़ यही है कि प्रेसिडेंट जो है हमारी श्री द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपहेल्ड किया है 23rd लॉ कमीशन का, जिसके पास सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में कैसे आएगा, साइमल्टेनियस इलेक्शंस कैसे होंगे, और जितने भी पुराने ऑब्सोलीट लॉज हैं जो काफ़ी सारे पहले भी यानी 22nd लॉ कमीशन ने भी और इससे पहले वाले लॉ कमीशंस ने भी सजेस्ट किया है कि आप रिपील करिए, वो आखिर कैसे रिपील होंगे। बताना चाहूंगी कि एज ऑफ नाउ 1500 ऑब्सोलीट लॉज है हमारे देश में जिनको इमीडिएट इफेक्ट से रिपील करने की जरूरत है। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में एक लीगल मैक्सिम है, इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूज एट। इसका मतलब लॉ का एक्सक्यूज अगर आप बोलते हैं कोर्ट में जाके कि ये लॉ मुझे नहीं पता था, तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। कोर्ट ये बात आपकी नहीं मानेगी कि अरे आपको ये लॉ कैसे नहीं पता था। बट आप खुद सोचिए, मतलब 1500 ऑब्सोलीट लॉज है, तो क्या ऐसे मतलब हर लॉ की जानकारी एक इंडियन भारतीय नॉर्मल भारतीय सिटीजन को होगी? ऑब्वियसली नॉट, नहीं होगी। तो इसीलिए इनको इमीडिएट रिपील करने की जरूरत है, जिसके बारे में भी 23वां लॉ कमीशन जो है वो सही से सोचेगा। तो अब लॉ कमीशन के हिस्ट्री की बात करें अगर थोड़ी बहुत, तो पहला लॉ कमीशन जो है हमारा फर्स्ट लॉ कमीशन, ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1834 में। तो पहली बार इसका जिक्र हुआ है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड ये कंस्टिट्यूट हुआ है फर्स्ट लॉ कमीशन। मैकॉले थे जिनके चेयरमैन, ठीक है, लॉर्ड मैकॉले, 1834 में। और पहले जो भी 4 लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं उनका मेजर काम था इंडिया को पीनल लॉज देना। तो आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये पहले 4 कमीशन लॉ कमीशन की ही देन है। अगर आप इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें तो पहला लॉ कमीशन गठित हुआ था आपका 1955 में, जिसके चेयरमैन थे MC सीतलवाद। तो पहला कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था इंडिपेंडेंट इंडिया का? 1955 में, एंड जिसके चेयरमैन थे MC सीतलवाड। अगर आप लॉ कमीशन की बात करें तो लॉ कमीशन इज नीदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड नीदर अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ये कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एक एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन निकालती है और उसके बाद टर्म उसमें होते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स होते हैं, सारी बातें लिखी रहती हैं अबाउट द लॉ कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर इसी चलते ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि इट इज नीदर अ स्टैट्यूटरी बॉडी नॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कंफ्यूज नहीं होना है जब यूपीएससी में एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए कि लॉ कमीशन आखिर क्या है, ठीक है। मेन एम क्या है? तो गवर्नमेंट को हेल्प करता है रिव्यू करने में फंक्शनिंग ऑफ लॉज, जो भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं, क्या वो सही से फंक्शन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या कुछ ऐसे लॉज है जिन्हें हमें चेंज करने की जरूरत है, क्या कुछ ऐसे लॉज है जिनमें अमेंडमेंट लाने की जरूरत है। ये सारी चीजें ये सजेस्ट करता है। ऑब्सोलीट लेजिस्लेशन का रिपील सजेस्ट करता है, रिकमेंडेशंस करता है मैटर पे, उन मैटर पे जो गवर्नमेंट इनको रेफर करती है कि चलो बताओ, रिपोर्ट दो हमें कि ये सिचुएशन है, ये कैसे होगा।
तो ये सब इसके मेन फंक्शंस है कि हाँ ऑब्सोलीट लॉज का रिपील, नए लॉज का प्रपोजल और जितने भी चीज़ें हैं जो इंडिया में एज ऑफ नाउ ज़रूरी हैं, ये चीज़ें रिकमेंड करता है आपका लॉ कमीशन। किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर आता है। मेंबर्स कौन है? तो देखिए चेयरपर्सन जो होते हैं लॉ कमीशन के, वो जनरली कोई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज या हाई कोर्ट जज होते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो सर्विंग जजेस हैं वो मेंबर्स नहीं हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं। तो वो कब तक काम करते हैं? लॉ कमीशन के टेन्योर तक या उनके रिटायरमेंट तक, विच एवर इज अर्लियर। हालांकि उनको कोई स्पेशल रेम्यूनरेशन नहीं मिलता है, उनको उनके जजेस वाली सैलरी ही मिलती है। और एक और चीज़ हम लोग ट्रेंड नोटिस किए हैं जब 22nd लॉ कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूट हुआ था तब से, कि अब ये लोग कहते हैं कि अदर कैटेगरी ऑफ मेंबर्स कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड। तो पिछली बार के भी अपॉइंटमेंट नोटिफिकेशन में बोला गया था, इस बार भी बोला गया है। तो ये कौन अदर कैटेगरी के मेंबर्स हैं ये अभी तक स्पेसिफाइड नहीं है, क्योंकि इस कैटेगरी से पिछली बार कोई अपॉइंट नहीं हुआ था। बट हाँ, अगर इस कैटेगरी से कोई अपॉइंट होता है यानी अदर कैटेगरी से, तो उसको अलग से रेम्यूनरेशन ये लोग प्रोवाइड करते हैं। फिर द गवर्नमेंट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू एक्सेप्ट द रिपोर्ट्स ऑफ लॉ कमीशन। आज तक लॉ कमीशन ने गवर्नमेंट को 289 रिपोर्ट्स दिए हैं। हम लोग देखेंगे कि इंपॉर्टेंट कौन से हैं, बट आप जान लीजिए जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट है, RTE एक्ट ऑफ 2009, ये सब लॉ कमीशन की ही मतलब रिकमेंडेशन या रिपोर्ट पे कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। तो ऑल्दो द गवर्नमेंट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन, बट क्योंकि खुद गवर्नमेंट रिकमेंडेशन मानती है, तो हाँ अगर अच्छी है, अगर सब कुछ सही लग रहा है, अब जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी न्यूज़ में आ रहा था कि लॉ कमीशन पब्लिक रिव्यू मांग रहा है कि आप लोग का क्या कहना है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जब गवर्नमेंट उनसे खुद सजेशन मांगती है तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट गवर्नमेंट पे बाइंडिंग हो जाती है। हाउएवर गवर्नमेंट के ऊपर कोई मैंडेटरी ये नहीं है कि आप रिपोर्ट को एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे, कोई मैंडेटरी ड्यूटी नहीं है, कोई मैंडेटरी ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है, अब देखिए 23rd लॉ कमीशन की अगर मैं बात करूं, तो द पैनल विल हैव अ फुल टाइम चेयरपर्सन, 4 फुल टाइम मेंबर्स इंक्लूडिंग अ मेंबर सेक्रेटरी। तो इनमें क्या होंगे? चेयरपर्सन होंगे, 4 फुल टाइम मेंबर होंगे जिनमें मेंबर सेक्रेटरी भी शामिल होंगे, नॉट मोर देन 5 पार्ट टाइम मेंबर्स। और जो भी सेक्रेटरी हैं लीगल अफेयर्स के, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट्स के, ये इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे। व्हाट डू वी मीन बाय दिस? कि बाय द चेयर इटसेल्फ, जस्ट बिकॉज वो सेक्रेटरी हैं लीगल डिपार्टमेंट के, लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट के, इसी चलते लॉ कमीशन के भी मेंबर होंगे। तो दे आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। अब अभी तक ये नहीं समझ में आया, क्योंकि नवंबर 2022 में जब इफेक्टिवली 22nd लॉ कमीशन का काम स्टार्ट हुआ था तब मेंबर्स बताए गए थे। तो अभी भी 23rd लॉ कमीशन के मेंबर्स कौन कौन होंगे ये अभी तक क्लियर नहीं है। बट हाँ 3 ईयर टर्म है, यानी सितंबर 2024 से लेके अगस्त 2027 तक इसका टेन्योर रहेगा। टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है? तो ये है कि आइडेंटिफाई लॉज विच आर नो लॉन्गर लीडेड और रेलेवेंट एंड कैन बी इमीडिएटली रिपील्ड। तो यही मैंने आपको बताया 1500 अराउंड ऑब्सोलीट लॉज है। इसीलिए कहा भी जा रहा है, पूछा भी जा रहा है कि क्या अब देश में, भारत में कानून बदल जाएंगे, नए कानून आएंगे? सो ये भी क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि ये इसका मेन टर्म ऑफ रेफरेंस है। Create a standard operating procedure for periodic review of existing laws, inter alia for undertaking of simplification of languages and processes. Apart from this, इन पे ये भी है कि आप इकोनॉमिक नीड्स के अनुसार आप बताइए कि कौन कौन से लॉज जो हैं जिनमें अमेंडमेंट चाहिए, या पुअर पीपल के लिए, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लिए हम लोग क्या क्या और बना सकते हैं लॉ, सोशल लेजिस्लेशन हम लोग क्या क्रिएट कर सकते हैं। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस 23rd लॉ कमीशन का ये है। बाकी इट विल ऑल्सो examine laws that affect the poor, carry out a post enactment audit for socio-economic legislation.
and review judicial administration to make it more responsive to the needs of current time, यानी pendency of cases, हाई कोर्ट के रूल्स को सिंप्लीफाई करना, हाई कोर्ट की मतलब पूरे स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स को देखना, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हम लोग आम जनता तक पहुंचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोर्ट से आम जनता डरती है, उनको लगता है कि कोर्ट जाने का मतलब साल दर साल हम लोग सफ़र करेंगे, कोई रेमेडी निकल कर नहीं आएगी। पेंडेंसी ऑफ केसेस डेफिनेटली हमारे इंडियन कोर्ट्स में बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या हमें और कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत है? नए कोर्ट्स, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, ये सारे कोर्ट्स क्या और जो भी लेजिस्लेशन है जो कम कर सकते हैं एग्जिस्टिंग कोर्ट्स का बर्डन, क्या उन्हें भी कॉन्स्टिट्यूट करने की जरूरत है? डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप मेन मैंडेट की बात करेंगे 23rd लॉ कमीशन की, तो इनका मैंडेट यही है कि इनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से कंफर्म करते हुए लॉज बनाने हैं जो फुलफिल करेंगे हर वो ऑब्जेक्टिव जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखा हुआ है। तो ये इनका मेन मैंडेट है। विद दिस वी कम टू अ कंक्लूजन ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन। हमने देखा लॉ कमीशन क्या होती है, समझा कि कौन मेंबर्स होते हैं, पहला कब बना था, इंडिपेंडेंट इंडिया में कब बना था, फिर हमने समझा है 23rd लॉ कमीशन के बारे में। चलिए अब देखते हैं इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जो लॉ कमीशन के हैं। ठीक है, तो 283 है जिसमें एज ऑफ कंसेंट अंडर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, यानी इस पे कंसिडरेशन थी कि आखिर एज ऑफ कंसेंट एक्ट के अंडर क्या होना चाहिए। फिर ह्यूमन डीएनए प्रोफाइलिंग, जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल आया है जिसमें हम लोग अब बोल रहे हैं कि जो भी कैदी है उनको अपना बायोमेट्रिक सबमिट कराना पड़ेगा, इससे रिलेटेड था। ठीक है, फिर रिपोर्ट नंबर 273 इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। फिर 274 रिव्यू ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने बता ही दिया कि सीआरपीसी के अमेंडमेंट से लेके सीआरपीसी तक और आरटीई एक्ट, ये सब हमारे लॉ कमीशन के रिपोर्ट्स की ही देन है। सो ये सब था तो अबाउट द लॉ कमीशन। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ कमीशन, क्या फाइनली जो 23वां लॉ कमीशन है वो सक्सेसफुल हो पाएगा टू ब्रिंग अबाउट साइमल्टेनियस इलेक्शंस एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड? लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो कि आप क्या सोचते हैं। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं अपना प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैंने आपसे प्रीवियस सेशन में पूछा था, जब मैं आपको रिलायंस जियो वर्सेस ये पढ़ा रही थी कि कैसे इंडिया में कंपटीशन मतलब बढ़ गया है, जियो क्लाउड सर्विसेज अब आ गई हैं, क्या असर पड़ेगा इसका इंडियन कॉम्पिटिटिव मार्केट पे? इज रिलायंस ट्राइंग टू क्रिएट अ मोनोपोली, और कैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल आएगा इन सब चीज़ों में? ये सारी चीज़ें हम लोग अपने प्रीवियस सेशन में पढ़ रहे थे। तो क्वेश्चन ये है, विथ रेफरेंस टू दी फॉरेन और ई-कॉमर्स फर्म्स ऑपरेटिंग इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? They can sell their own goods in addition to offering their platform as marketplaces, and the degree to which they can own big sellers on their platforms is limited. इसमें आपको बताना था कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आंसर इज ओनली 2, सिर्फ और सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है। ये अपने नाम से अपने ओन गुड्स इंडियन मार्केट में नहीं बेच सकते हैं। दे कैन ओनली ऑपरेट एज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, दे कैन ओनली प्रोवाइड योर देयर मार्केट प्लेसेस, अपने नाम पे ये गुड्स नहीं बेच सकते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आर ट्रू? It is a statutory body of the Government of India responsible for enforcing the Competition Act. Government of India replaced the Competition Appellate Tribunal with the National Company Law Appellate Tribunal in 2017. तो इसका करेक्ट आंसर है ओनली 1। ठीक है कि हाँ ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कंपटीशन इसको एक्ट को इन्फोर्स करती है। ठीक है, तो इसका आंसर है ओनली 1। अब आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये PYQ है आपका 2023 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज इन इंडिया: नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल लॉ कमीशन या नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन।
हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज? देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आपके जीएस पेपर 2 यानी पॉलिटी एंड गवर्नेंस का इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उस पर हमेशा ध्यान रखिए। और आपकी फ्री पॉलिटी क्लासेस चलती है शाम को 5 बजे, जिसमें हम लोग हर एक कॉन्सेप्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करते हैं, पूरा अच्छे से इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, अच्छे से चीज़ों को पढ़ते हैं। तो उन क्लासेस के साथ आप ज़रूर जुड़े रहिए ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो सकें। तो इसमें आपको बताना है ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या ऑल 4, सारे ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में इंगेज करें, कोई डाउट है तो पूछें और जुड़े रहें हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ, बिकॉज श्री राम साया सब सिर्फ ऑफलाइन नहीं है, अब ऑनलाइन भी है। और पॉलिटिकल क्लासेस ज़रूर देखें जो फ्री ऑफ कास्ट आपके लिए चलाई जा रही है हर शाम 5 बजे, टू क्लियर योर डाउट्स। एंड पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो गलतियाँ उतनी ही कम होती है। सो डू stay tuned for your polity class at 5 PM. Thank you so much guys.